नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे क्लास 10 केमिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं और जिसमें हम अपना चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम स्टार्ट कर चुके हैं। और इस पार्ट से पहले हमारे 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपने उन 4 पार्ट्स को देख लिया होगा। और आज हम शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए अपने पार्ट 5 की, और जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हमें डिस्कस करना है कार्बन की श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय, यानी कि जो कार्बन की चेन होती है, जो ब्रांचेस होती है और जो हमारे रिंग्स होते हैं, उससे संबंधित चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली क्लास में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को डिस्कस कर लिया था। क्या डिफरेंस होता है, उनके सामान्य सूत्र, उनकी संरचना, इसमें हमने काफी विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। तो आज हमें शुरुआत करनी है कार्बन की श्रृंखलाएं से। मतलब केवल एक सीधी श्रृंखला ही नहीं बनाता कार्बन, कार्बन की कुछ शाखाएं होती हैं, वलय होते हैं, उसको हम देखने वाले हैं आज। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हम सीधी श्रृंखला के ऊपर हम पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा कि हमने क्या क्या चीजें पीछे डिस्कस की थी। आज हमें शाखित श्रृंखला पर भी बात करनी है और वलय और चक्रीय संरचना पर भी बात करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम शाखित श्रृंखला यानी जो स्ट्रेट चेन होती है। तो जो हमने उदाहरण देखे थे अपनी पिछली क्लास में, मैं पहले वहां से शुरुआत करता हूं। तो हमने एल्केन से स्टार्ट करते हैं। हम कहां से स्टार्ट करते हैं? एल्केन से, क्योंकि ब्रांचेस जो बेसिकली आपके सिलेबस में है वो एल्केन से रिलेटेड ही है। तो इसलिए मैं शुरुआत करूंगा किससे? एल्केन से संबंधित। तो हम वो उदाहरण अब देखेंगे किससे संबंधित होंगे? एल्केन से, जिसको हम हिंदी में इस प्रकार एल्केन लिख देते हैं। और हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे। तो सबसे पहला एल्केन परिवार का पहला सदस्य जो हमने निकाला था वो था मीथेन। और मीथेन की संरचना को हमने कुछ इस प्रकार से बनाया था कि जो कार्बन तत्व है, जो कार्बन एक एलिमेंट 4 हाइड्रोजनों के साथ जुड़ता है, इस पे हमने बात कर ली थी। वहीं दूसरे उदाहरण की तरफ अगर हम चलें, किसकी तरफ चले? अगर दूसरे उदाहरण की तरफ चले तो कार्बन परिवार का जो दूसरा सदस्य था, कार्बन परिवार का दूसरा सदस्य एल्केन में, किसमें? एल्केन में वो था C2H6, जिसमें हमने देखा था कि 2 कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और बाकी हाइड्रोजन उनकी ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अगर इसको कंडेंस फॉर्मूला अगर हम करें तो हम इसको शॉर्ट में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या कभी कभी ये इस प्रकार लिखा होता है CH3 CH3। अब ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है CH3, यहां पे आप देख पा रहे होंगे। एक बार मैं सही से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हमने शॉर्ट में लिखा है, जहां पे ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो CH3, दोनों कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है और उधर भी CH3। चलिए एक और देखते हैं। जो तीसरा सदस्य था इस परिवार का वो था C3H8, यानी प्रोपेन था हमारा। क्या था? प्रोपेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो सबसे पहले यहाँ पे एल्केन परिवार है तो 3 कार्बन को एकल बंध द्वारा जोड़ देते हैं और बचे हुए कार्बन के बंध किससे बनेंगे? हाइड्रोजन से, इसीलिए इनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता था। बीच वाले कार्बन के 2 बंध बने हुए हैं तो 2 ही हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, और तीसरे वाले कार्बन का एक ही बंध बना हुआ है तो अन्य 3 बंध वो किसके साथ बनाएगा? तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर इसको कंडेंस करें, शॉर्ट में अगर हम लिखें तो ये कार्बन 3 के साथ जुड़ा है तो CH3, बीच वाला कार्बन CH2 है, फिर CH3 है। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। तो इसी को बोलते हैं शाखित श्रृंखला।
क्या बोलते हैं, सीधी श्रृंखलाएं, या इसी को हम बोलते हैं शाखित श्रृंखला। क्या बोलते हैं, शाखित श्रृंखला। तो ये जो हमारे पहले 3 उदाहरण है एल्केन फैमिली के, जो हमारे पहले 3 उदाहरण है एल्केन परिवार के, उनके केवल शाखित श्रृंखलाएं ही होती हैं, मतलब उनकी जो स्ट्रेट चेन ही होती है। लेकिन जो हमारे अगले उदाहरण आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 ऐसे उदाहरण हैं जिसके जो ब्रांचेस होते हैं, यानी जो शाखित श्रृंखला होती है, सीधी श्रृंखला पहले 3 सीधी श्रृंखला बनती है, शाखित श्रृंखला बनेगी बाकी 2 की जो आपके सिलेबस में है। तो चलिए चौथा उदाहरण की तरफ चलते हैं, एल्केन परिवार के जो था C4H10, C4H10 जिसका नाम था ब्यूटेन। क्या नाम था, जिसका नाम था ब्यूटेन। तो सबसे पहले ब्यूटेन की एक सीधी श्रृंखला बना देते हैं। तो सीधी सी बात है, एल्केन है तो 4 कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़े होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहीं पे ये देखिए, यहाँ पे हमने हर एक कार्बन के कितने बंध बना दिए, 4, क्योंकि पहले 4 कार्बन एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़ गए थे, अब बना दिया। अभी मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखने वाला हूं अब, इसको मैं लिखने वाला हूं अब कंडेंस, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाले। तो बीच वाले दोनों कार्बन CH2 हैं, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे उनके साथ, और अंतिम वाला CH3। तो यहाँ पे जो कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनी है, क्या बनी है, जो कार्बन की स्ट्रेट चेन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इसी को हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। इसको हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। इसी केमिकल फॉर्मूला को, इसी केमिकल फॉर्मूला जो यहाँ पे C4H10, यही रासायनिक सूत्र जो C4H10 यहाँ पे लिखा है, इसी को हम एक तरीके से और बना सकते हैं। उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, शाखित श्रृंखलाएं या ब्रांचिंग जिसको हम बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बनाने वाला हूं, पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेट एक सीधी श्रृंखला होती है, यानी जब स्ट्रेट चेन होती है तो वो नॉर्मल ब्यूटेन वाले केस में बन रहा है, मीथेन में नहीं बनेगा, और मीथेन में केवल सिंपल चेन बनेगी, स्ट्रेट चेन जैसी यहाँ बनी है। इथेन में केवल स्ट्रेट चेन बनेगी, प्रोपेन में केवल स्ट्रेट चेन बनेगी, ब्यूटेन में बनेगी स्ट्रेट चेन तो बनी रही है, प्लस इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस तरीके से और बना सकते हैं, समझिएगा। अभी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी है, आप ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में भी हमारे पास कितने कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। तो कार्बन हमारे पास इस स्ट्रक्चर में भी कितने हैं, 4। आइए एक बार हाइड्रोजन को गिनते हैं, 3 3 6 3 9 और 1 10। तो यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 10। दोनों का ही जो केमिकल फॉर्मूला है वो एक जैसा है, एक जैसा क्या है, एक ही है, लेकिन दोनों की संरचना यानी जो स्ट्रक्चर है उसमें अंतर है। इसको हम ऐसे स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट चेन मतलब सीधी श्रृंखला के रूप में, या फिर जरूरी इस कार्बन के बंध को पूरा करने के इसको इस तरीके से भी दर्शाया जा सकता है। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, कंडेंस फॉर्म में। अब एक बार इसको अगर हम एक एक बंध को दर्शाते हुए अगर हम इसको हम बनाएंगे तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर बीच वाले कार्बन के अगर दर्शाएं हम तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका जो ऊपर बनाया है, ध्यान दीजिएगा, दोनों के जो हमारे दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला यानी जो रासायनिक सूत्र है वो आपका क्या है, बिल्कुल सेम है, और दोनों का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें अंतर है। ये नॉर्मल, ये एक स्ट्रेट चेन यानी सीधी श्रृंखला है, और यहाँ पे इसको ब्रांच चेन बोल सकते हैं, या इसी को शाखित श्रृंखला भी बोलते हैं। इसका नाम
एन ब्यूटेन हो गया। तो वहीं जब सीधी चेन में से कोई एक कार्बन अपनी जगह को बदल के उस सीधी चेन को शाखित बना देता है, क्या कर देता है, उस स्ट्रेट चेन को ब्रांचिंग वाली चेन बना देता है, तो उसी प्रकार के उदाहरण को हम बोलते हैं आइसोल। आइसो लगा के लिखते हैं हम उसको, क्या लिखते हैं, आइसो ब्यूटेन। और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो जाएंगे, जहां पे सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो एक दूसरे के आइसोमर्स भी हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम आगे फिर से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आइसोमर के बारे में। फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी तरीके से संरचना बनाई जा सकती है, तो यही अंतर है एक एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में, ठीक है। अब मैं एक पेंटेन का उदाहरण और लूं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो के स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग बना पूछी जाती है, वो है ब्यूटेन और पेंटेन, और आपसे पूछता भी है कि इनकी कितनी संरचनाएं या कितनी स्ट्रक्चर हमारी बन सकती है। तो ब्यूटेन के केस में अभी हमने दो स्ट्रक्चर बनाई है, दो संरचना बनाई थी, वही दोनों संभव है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एक पेंटेन का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार रिपीट होता है, तो आइए देखते हैं कि पेंटेन की कितनी स्ट्रक्चर संभव है। तो सबसे पहले पेंटेन हमने लिखा है, हम सभी जानते हैं कि पेंटेन में कार्बन की जो संख्या होती है वो होती है 5, और इसके बारे में हमने पिछली क्लासों में काफी विस्तार पूर्वक चर्चा कर रखी है। पेंटेन का जो केमिकल फॉर्मूला होगा, ये एल्केन परिवार का 5वां सदस्य है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा C5H12। कैसे निकाला, आप लोगों को निकालना ऑलरेडी सिखा चुके हैं, हमने सामान्य सूत्र जो एल्केन का पढ़ा था CnH2n+2, उसी में n का मान जो कि कार्बन की संख्या होती है 5 रखने के बाद हमने ये जो C5H12 है इसको प्राप्त किया है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसकी कितनी संरचनाएं संभव हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसकी 3 संरचना, 3 स्ट्रक्चर बन सकती हैं। कैसे 3 बन सकती हैं, आइए बनाते हैं। और उसके लिए सबसे पहले मैं इस बोर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, और तीनों ही स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसमें अंतर भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक सिंपल स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रेट चेन वाली होती है, जिसको हमने पिछली क्लास में ही बनाया था, एक बार फटाफट दोबारा बनाएंगे। सीधी सी बात है, एल्केन है, पेंटेन है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध होगा, एकल बंध होगा। तो सबसे पहले हमारा काम है कार्बन के परमाणुओं को एकल बंध के द्वारा जोड़ देना। तो यहाँ पे 5 कार्बन है, पांचों को ही हमने एकल बंध के द्वारा जोड़ दिया है। अब कार्बन की चतुसंयोजकता, यानी जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है उसको हमें सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है कार्बन को। तो कार्बन जो पहला कार्बन है उसका एक बंध बन रहा है, अन्य 3 बंध वो किसके साथ बनाएगा, अन्य 3 बंध वो बनाएगा 3 हाइड्रोजन के साथ। कार्बन नंबर 2 के 2 बंध पहले से बन रहे हैं, अन्य 2 बंध वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। कार्बन नंबर 3 के 2 बंध 2 कार्बन के साथ बन रहे हैं, अन्य 2 बंध वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। कार्बन नंबर 4 के भी 2 बंध बन रहे हैं, अन्य 2 बंध वो बनाएगा 2 हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन नंबर 5 की, उसका केवल एक ही बंध बन रहा है कार्बन नंबर 4 के साथ, तो जो अन्य 3 बंध उसके बनेंगे वो बनेंगे अन्य 3 हाइड्रोजनों के साथ। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, संरचना बना दी हमने किसकी, ब्यूटेन की। आइए इसको कंडेंस यानी शॉर्ट फॉर्म में एक बार लिख के देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, CH2 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 और अंत में CH3। तो ये हो गई एक स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब सीधी श्रृंखला। तो इस प्रकार यहाँ पे जो पेंटेन हमें दिखाई दे रहा है इसका नाम होगा एन पेंटेन। क्या नाम होगा, एन पेंटेन, ध्यान रखना है। आइए अब इसकी कितनी और स्ट्रक्चर, कितनी और संरचनाएं हम बना सकते हैं इसी रासायनिक सूत्र के साथ। यहाँ पे मैंने पहले आपको पिछली बार ही बताया था कि रासायनिक सूत्र वही होगा, संरचना यानी जो स्ट्रक्चर होगी वो अलग बनेगी। तो जैसे ब्यूटेन के केस में हमारे पास एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन 2 स्ट्रक्चर बनी थी, उसी प्रकार हमारे पास पेंटेन में कितनी स्ट्रक्चर बनेगी वो आपको देखना है। और परीक्षा में ये पूछता भी है कि कितनी एन पेंटेन की कितनी स्ट्रक्चर संभव है, और उसको बनाने या ड्रॉ करने के लिए भी
आपको देता है। तो आइए, अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बनाना समझ में आ गया, तो हम जो भी आगे फर्दर स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कंडेंस फॉर्म में बनाएंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे हम उसको। तो आइए देखते हैं। CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पे हमने एक शाखा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, शाखित ब्रांच का क्या मतलब है। जब हमने नॉर्मल चेन जो थी, नॉर्मल स्ट्रेट चेन जो थी हमारे पास, उसमें से किसी भी एक कार्बन के मॉलिक्यूल को उन हाइड्रोजनों के साथ, उसके हाइड्रोजनों के साथ हमने जब उस सीधी शाखा से हटाकर और सीधी श्रृंखला से हटाकर शाखा के रूप में लगा दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक कार्बन के अणु को उसकी स्ट्रेट चेन यानी सीधी श्रृंखला से हटाकर उसको शाखित रूप में लगा दिया है। तो अब में हमारा अगला जो काम होगा कि क्या यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या इसका भी रासायनिक सूत्र C5H12 है। सबसे पहले हमको ये चेक करना है। तो आइए एक बार देखते हैं। कार्बन की संख्या गिनेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन 5 दिखाई दे रहे हैं, पर क्या हमारे पास हाइड्रोजन अभी भी 12 है। आइए एक बार गिन लेते हैं। 3 1 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 3 12। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है, 12 ही है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला केस होगा, वो जो जहाँ पे पूरी स्ट्रेट चेन है वो एन पेंटेन का है। जब हम किसी कार्बन के एक अणु को उसके जितने भी हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, मतलब जो पूरा मॉलिक्यूल होगा कार्बन वाला, जो पूरा अणु होगा, उसको जब हम ला के शाखा के रूप में लगा देंगे एक को, तो वो हमारा हो जाता है आइसो, और इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। अब ब्यूटेन के केस में तो हमारी दो ही संरचना, यानी कि दो ही स्ट्रक्चर संभव थी, हम कोई तीसरी स्ट्रक्चर या तीसरी संरचना नहीं बना सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें पेंटेन की, तो इस केस में हमारे पास एक और स्ट्रक्चर, एक और संरचना हम इसकी बना सकते हैं। किसके साथ? C5H12, इसी रासायनिक सूत्र के साथ, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास देखिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 10th में दो की ही स्ट्रक्चर आपसे पूछता है, जो यानी उसके आइसोमर जो होते हैं उसको दो ही के पूछेगा। किस किस के? ब्यूटेन के, क्योंकि पहले जो 3 सदस्य हैं एल्केन परिवार के, जो पहले 3 सदस्य हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन, उनका कोई आइसोमर या उनकी कोई एक से ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनती, उनकी जो भी स्ट्रक्चर होती है वो नॉर्मल फॉर्म में ही होती है। लेकिन ब्यूटेन की हमने 2 बनाई थी, और पेंटेन की जो हम 3 बना रहे हैं, इन्हीं में से आपसे एग्जाम में पूछने के पूरे चांस है। आइए एक बार वेरीफाई करते हैं कि क्या जो हमारा तीसरा स्ट्रक्चर बना है पेंटेन का, क्या उसमें भी कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 है। आइए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। और क्या सभी कार्बन के, ऐसा तो नहीं हो गया किसी कार्बन के 4 से ज्यादा बंध बन गए, जो कि संभव ही नहीं है। तो आइए एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन की संख्या देखेंगे, 1 2 3 4 और बीच वाला कार्बन को मिला के 5। यहाँ पर भी हमारे पास कितने कार्बन है? 5। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए हमारे पास? हाइड्रोजन हमारे पास होने चाहिए 12। आइए देखते हैं, 3 और 6 9 और 3 12, बीच वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और बाकी सबके पास 3 3 है। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है? 12। तो तीनों ही केस में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो रासायनिक सूत्र यानी जो केमिकल फॉर्मूला है वो C5H12 ही है। लेकिन जो हमारे पास संरचना, जो स्ट्रक्चर हमें मिल रही है, वो अलग अलग है। तो अगर पूरी स्ट्रेट चेन होगी, पूरी सीधी श्रृंखला होगी, तो उसको हम नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। यदि एक कार्बन की शाखा में आ गया है, उसे हम आइसोपेंटेन बोलेंगे। अब यहाँ पे जो तीसरी स्ट्रक्चर हमारे पास बनी है, आप ध्यान से देखिएगा, कार्बन की स्ट्रेट चेन में से 2 कार्बन कौन कौन से, मैं एक बार बॉक्स बना देता हूं कार्बन के ऊपर, ये वाला, ये वाला। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन स्ट्रेट चेन यानी सीधी श्रृंखला से अलग होके ब्रांच यानी शाखा के रूप में आ गए हैं।
तो यहां पर जो पेंटेन हमारे पास बन रहा है, इस पेंटेन का नाम होगा नियो पेंटेन। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हमारी शुरुआत की जो बेसिक्स क्लासेस थी, जो हमने पार्ट 1, 2 और 3 तक डिस्कस किया था, वहां पे हमने इन सभी टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिक्स हमने पूरी तरीके से कवर कर लिए हैं, जहां पे ये सारे बंध, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, कैटिनेशन से लेके कार्बन टेट्रावैलेंसी, चतुसंयुक्ता, सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर वो क्लासेस देखी होंगी तो उनको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और इन केस अगर आपने क्लास नहीं तो आपको हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम आए, तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, पहले उन क्लासेस को देख सकते हैं जो हमारी पहले हो चुकी हैं, देन आप इस पार्ट 5 को आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में समझ गए होंगे कि पेंटेन की 3 स्ट्रक्चर संभव है, 3 संरचनाएं संभव है। एक है नॉर्मल पेंटेन जिसमें पूरी ही सीधी श्रृंखला है, दूसरी है आइसोपेंटेन और तीसरी है नियोपेंटेन। तो उम्मीद है आपको पेंटेन की तीनों ही स्ट्रक्चर में अंतर क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने सीधी श्रृंखला डिस्कस कर ली है, शाखित भी मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं वलय रिंग्स या चक्रीय संरचना भी हमारे पास कुछ पाई जाती है कार्बन की ही। तो ऐसे भी कुछ हमारे पास यौगिक होते हैं जहां पे क्लोज्ड रिंग, यानी जो क्लोज वलय या चक्रीय संरचना हमारे पास कार्बन की पाई जाती है। तो अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये जो मैंने एक शेप बनाई है, तो मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई होगा कि ये हेक्सागन है, कि जिसमें हमारे पास कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। हेक्सागन हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये कार्बन से बनने वाला एक यौगिक है जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। तो समझिएगा, कार्बन के कुछ ऐसे भी यौगिक पाए जाते हैं जो वलय या रिंग्स की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? वलय या रिंग्स की फॉर्म में होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, चक्रीय होते हैं, हमें समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर हमारे पास इस प्रकार के जो यौगिक आएंगे, इस प्रकार के जो कंपाउंड आएंगे, तो उनका नाम हम किस तरीके से रखेंगे या उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये इथेन है, प्रोपेन, इथेन तो खैर बनता ही नहीं साइक्लिक केस में, क्लोज रिंग के केस में, कैसे वो प्रोपेन का कंपाउंड है, कैसे वो ब्यूटेन का है, कैसे वो पेंटेन का है, या ये कैसे साइक्लोहेक्सेन है। मैंने आपको शुरू में बताया था कैसे साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लो का क्या मतलब है, साइक्लो कब लगाना है, हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में क्या अंतर है, ये मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, कभी भी जब इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी होगी संरचना, तो जो उसमें हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक कार्बन के परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, पहले मैं हर एक पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, और आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक बिंदु कार्बन के परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो शेप हमारे पास आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें 6 कॉर्नर है हमारे पास। कितने कॉर्नर हैं? 6। और हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी हमको कार्बन की चतुसंयोजकता को सेटिस्फाई करना होता है। कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर एक काम करते हैं, इन सभी कार्बन को हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए कि कौन सा कार्बन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए कलर को चेंज कर लेते हैं और नंबरिंग एक बार हम कर देते हैं, रेड कलर से कर देते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6 हो गया। अब हमें यहाँ पे कार्बन की चतुसंयोजकता यानी जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करते हुए कितने हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, वो हमें देखना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हर एक लाइन एक बंध को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक बंध को। तो यहाँ पे आप देखिएगा, कार्बन नंबर 1 के 2 बंध आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। कार्बन नंबर 1 का एक बंध कार्बन नंबर 6 के साथ बना है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं इसको रेड कलर से भी मार्क कर देता हूँ, ये रहा एक, ये रहा इसका दूसरा बंध।
तो कार्बन के दो बंध आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा और चौथा बंध किसके साथ बनेगा? तो उसके लिए इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, आइए ठीक उसी प्रकार हर एक कार्बन, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक कार्बन जो है बाकी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सभी के पास दो दो हाइड्रोजन भी होंगे। उम्मीद है कि चीज आपको समझ क्लियर होगी कि हम यहाँ पे सभी के साथ दो हाइड्रोजन को एकल बंध से क्यों जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब एक बार इसको अलग से बना के देखते हैं कि यहाँ पे तो हमने अलग बनाया, अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा इसी साइक्लो हेक्सेन की। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी CH2 है, 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 और यहाँ पर भी CH2 है। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई। 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सेन तो लगेगा ही लगेगा। अब साइक्लो क्यों लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई क्लोज्ड कंपाउंड होगा, या कभी भी कोई क्लोज्ड कंपाउंड होगा कार्बन का, किसका? कार्ब का, तो उसको साइक्लिक कंपाउंड, जिसको हमने अभी देखा था वाले या चक्रीय कंपाउंड में, तो ये साइक्लोहेक्सेन। तो ध्यान दीजिएगा, साइक्लो कब लगेगा? जब कार्बन का जो यौगिक बन रहा होगा वो कैसा होगा? क्लोज्ड, यानी चारों तरफ से बंद होगा, ना स्ट्रेट चेन होगी, ना शाखाएं या ब्रांचिंग होगी, वो पूरी तरह से चक्रीय बंद होगा वलय के आकार में। तो ये साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर हो गई। आइए मैं जल्द से फटाफट आपको कुछ और स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्या नाम होगा? इस ट्रायंगल का नाम होगा, पहले तो मैंने आपको बताया था कि हर एक बिंदु एक कार्बन के परमाणु को क्या करेगा? हर एक बिंदु एक कार्बन के परमाणु को रिप्रेजेंट करेगा, और बाकी दो बंध किसके साथ बन रहे होंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल नहीं है, ये कार्बन से बढ़ने वाला एक और साइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें 3 कार्बन की उपस्थिति की वजह से इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। चार, एक हम क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं जिसकी 4 भुजाएं होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक बिंदु एक कार्बन के परमाणु का प्रतिनिधित्व करेगा, और बाकी जो दो बंद, हर एक लाइन दो दो बंद बन रहे हैं इनके पास भी, तो यहाँ पे बाकी दो बंद इसके किस साथ बनेंगे? दो हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पे जो कार्बन का कंपाउंड बन रहा है क्लोज्ड है, साइक्लो लगेगा, और 4 कार्बन है तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ट्रायंगल से साइक्लोप्रोपेन बन गया, क्वाड्रिलेटरल से साइक्लोब्यूटेन बन गया। हमने जब हेक्सागन बनाया था तो वहां पे हमने देखा था कि वहां पे 6 कॉर्नर थे हमारे पास, तो हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे हमारे पास साइक्लोहेक्सेन था। तो एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आगे चल के आपको जब जो डॉक्टर का साइन होता है कुछ इस प्रकार से जो बनता है, हालांकि 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, बट इसकी भी नेमिंग होती है। ये जो प्लस का डॉक्टर वाला साइन आप सभी ने देखा होगा, थोड़ा सा आप उस पर मत जाना कि इस बराबर है या नहीं, रनिंग हैंड में बनाया गया है इसको। फिलहाल हमको जो बताना है आपको कि इसका भी नाम है, इसका भी, ये भी एक कार्बन का कंपाउंड है, और ये भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जब आगे चल के आप इंजीनियरिंग वगैरह की IIT वगैरह की क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे कभी कभार इतने बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसका नेमिंग कैसे करें? सबसे पहली बात तो क्लोज है, तो क्या लगा देंगे? साइक्लो लगा दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या गिन लेने हैं? कॉर्नर गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये रहा 12। तो हालांकि आपको 6 तक का ही बताया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 7 वाले को हेप्टेन, 8 वाले को ऑक्टेन, 9 वाले को नोनेन, 10 वाले को डीकेन, 11 वाले को अनडीकेन, और 12 कार्बन वाले को हम बोलते हैं डोडीकेन। तो इस प्रकार भी नेमिंग आ सकती है। हालांकि आपको साइक्लोहेक्सेन तक भी अगर याद है, अगर आप साइक्लोहेक्सेन तक की भी स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं तो भी उतना आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग एज पर एनसीईआरटी उतना भी काफी होगा। तो ये थे साइक्लिक कंपाउंड,
अब हमारे पास कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कैसे बेंजीन जब इन्हीं साइक्लिक कंपाउंड में, अभी तो हमने क्या देखा, एकल बंध ही बन रहे थे नहीं बन रहे थे, सब में एकल बंध ही था। लेकिन अगर वहां पे हमारे पास द्विबंध आ जाए तो वहां पे हमारे पास जो दूसरे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन आपके उसमें दिया, जैसे ये देखिए साइक्लो, अंतर बताया तो चलिए आपको बता ही देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले टॉपिक को। तो जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले इसको बनाया था, साइक्लो हेक्सेन, हर एक पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पे भी CH2 था, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे भी CH2। तो ये तो तब था जब यहाँ पे साइक्लिक यानी जो वाले वाले कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध होगा। एकल बंध हमारे पास कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी उदाहरण होते हैं जिसमें इनके बीच में एकल बंध की जगह द्विबंध भी हो सकता है। हालांकि बहुत विस्तार में आपको कक्षा 10 में इसके बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे ही आप 11th क्लास में जब कार्बनिक यौगिक यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास आएंगे, और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका इंट्रोडक्शन होगा इन डिटेल, तो वहां पे इसके बारे में आपको काफी विस्तारपूर्वक पढ़ना है। फिलहाल आपको अंतर समझने के लिए आपको बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि साइक्लिक कंपाउंड में जो हमारे जो क्लोज कंपाउंड होते हैं, वलय वाले चक्रीय जो होते हैं, उसमें केवल एकल बंध ही नहीं होता, वहां द्विबंध भी आ सकता है। और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपका है, ये आपको जो स्क्रीन पे संरचना दिखाई दे रही है, ये है बेंजीन। क्या है? बेंजीन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6। अब ये C6H6 कैसे आया? तो अभी मैंने आपको जो चक्रीय जितने भी हमारे वलय के वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्लोज होंगे। और दूसरी चीज, उसमें हर एक कॉर्नर जो होगा वो एक कार्बन के परमाणु को दर्शाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलर बदल लेते हैं ताकि आपको ध्यान से देखिए, हर एक कॉर्नर जो है वो एक कार्बन के परमाणु को यानी एक कार्बन के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि कार्बन, हर एक कार्बन के कितने कितने बंध यहाँ पे बन रहे हैं। तो किसी भी एक कार्बन को उठा के देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, बाकी के भी उतने ही होंगे। अगर हम इसका, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। तो कार्बन नंबर 1 नंबरिंग कर लेते हैं, इनको भी थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में। 1 2 3 4, ये किसकी नंबरिंग है? ये कार्बन की नंबरिंग कर रहा हूँ मैं। 6 कार्बन हमारे पास है, और आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक कार्बन के 3 बंध बन रहे हैं। कितने बंध बन रहे हैं? 3 बंध। कैसे? यहाँ पे आप देखिए, ये इस कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 के साथ एकल बंध से जुड़ा है, और कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के साथ किस बंध से जुड़ा है? द्विबंध से। अब हम उम्मीद है एकल द्विबंध आप लोगों को पता होगा, हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हर एक कार्बन, सिर्फ यही कार्बन नंबर 1 ही नहीं, आप किसी भी कार्बन को उठा के देख लीजिए, वो एक कार्बन के साथ एकल बंध से जुड़ा है तो दूसरे कार्बन के साथ द्विबंध से जुड़ा है। इसका कहने का मतलब ये है कि हर एक कार्बन के 3 बंध बन रहे हैं। एक बंध वो और बना सकता है, और हमने जाना था कि हाइड्रोकार्बन्स में वो एक जो भी बंध बचा होता है वो किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। हालांकि आगे चल के हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक हाइड्रोजन को अन्य तत्व भी रिप्लेस कर सकते हैं। आगे चल के हम चर्चा करने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हर एक कार्बन के 3 बंध बन रहे थे, और बचा चौथा बंध किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। किसकी उपस्थिति के कारण? द्विबंध यानी डबल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन के बंध हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बेंजीन यहाँ पे जो C6H6 जो स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, द्विबंध वाली, यहाँ पे भी हेक्सागन जैसी शेप है, लेकिन द्विबंध होने के कारण ये साइक्लोहेक्सेन ना होकर ये है हमारा एक और ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड जिसको हम बेंजीन बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। उम्मीद है आपको इन दो प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड में डिफरेंस क्लियर होगा। और एक लास्ट में मैं कुछ और एक
पर्टिकुलर 10 से 15 मिनट में आपके जरूर निकाल के लाऊंगा, जिसमें कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे। ये कौन बोलता है ये लाइन? एनसीईआरटी में लिखी हुई ये लाइन है कि क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे। कार्बन एक बहुत ही मिलनसार तत्व है, मतलब ये दूसरों के साथ काफी आसानी से क्या बना लेता है, बंध बना लेता है। अभी हमने देखा था कि कैसे कार्बन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा था, देखा था अभी हमने कि हम पहले कार्बन के बंधों को गिनते थे कि कैसे कितने कार्बन कितने कार्बनों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने पिछले उदाहरण में आपको दिखाया था बेंजीन वाले केस में। उसके बाद वो जो बचे हुए बंध होते थे वो किसके साथ बनाता था, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा है, हंसता मुस्कुराता हुआ कार्बन दिखाई दे रहा है, और ये क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं और भी तत्वों के साथ दोस्ती करता हूं। मतलब कार्बन ऐसा नहीं है कि वो जो बंध का निर्माण करता है वो केवल हाइड्रोजन तत्व के साथ ही करता है, ऐसा नहीं है। उसके उससे बंध बनाने वाले और भी बहुत सारे तत्व हैं, जिसमें से कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसा कि ऑक्सीजन के साथ भी वो बंध बनाता है, सल्फर के साथ भी बनाता है, हैलोजन हैलोजन अभी हम जानेंगे हैलोजन कौन से तत्व होते हैं, जिसमें एक पूरी जो हमारा ग्रुप 17 होता है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आते हैं, उनको वो हमारे हैलोजन में आ जाएंगे, जिसमें आप एक उदाहरण क्लोरीन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नाइट्रोजन के साथ भी कार्बन बंध बनाता है, सल्फर के साथ भी बनाता है, और इन बंधों के निर्माण से हमारे पास कुछ विशेष यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? हमारे पास कुछ विशेष यौगिक प्राप्त होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन केवल हाइड्रोजन ही नहीं और भी कई तत्वों के साथ बंध बना सकता है। तो अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहे थे, बंध। वहीं से बेस सेट होता है आपका किसका, यहीं से बेस सेट होता है आपका जो हमारे प्रक्रियात्मक समूह, या जिसको हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं अंग्रेजी में, क्रियात्मक समूह हिंदी में, या प्रक्रियात्मक समूह भी हम उसको हिंदी में बोल सकते हैं, जिसमें एल्केन एल्कीन या एल्काइन के परमाणुओं में से एक हाइड्रोजन हटकर किसी दूसरे तत्व को ले आता है। वो तत्व कैसे आते हैं, कैसे बंध टूटता है, इसके बारे में हम आज समय इजाजत नहीं दे रहा है, आने वाली क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे आप देखने वाले हैं कि जो अन्य तत्व आके उस हाइड्रोजन की जगह लेते हैं, तो अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह के बारे में। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम देखने वाले हैं कार्बन से कौन कौन जुड़ता है, हेलो एल्केन, एल्कोहल। यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, कीटोन के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, एस्टर के बारे में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहल आपको तो बता ही दिया है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रक्रियात्मक समूह, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो आपके क्लास 10 सिलेबस के अकॉर्डिंग। हालांकि फंक्शनल ग्रुप यानी जो प्रक्रियात्मक समूह हमारे होते हैं उसकी एक लिस्ट बहुत ही लंबी चौड़ी है, लेकिन एज पर क्लास 10 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको 6 से 7, मैक्सिमम 6 या 7 फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही पढ़ना है। और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके बारे में हायर क्लासेस में काफी विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास का बेस सेट करने से पहले मैं आपको एक लास्ट आज के 2 मिनट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक ग्रुप और होता है, एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। इसी को हिंदी में एल्काइल समूह बोलते हैं, तो आप इसको शब्दों में भी देख सकते हैं, एल्काइल समूह हो जाएगा। और जो इसका सामान्य सूत्र होता है, इसको हम इसके जो सिंपल यौगिक होते हैं उसको हम आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना क्योंकि आने वाली क्लासेस में इनका यूज होने वाला है, इसलिए आज की क्लास को खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं, क्योंकि एक चीज कल वाली क्लास में आने वाली है, अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जिस प्रकार एल्केन एल्किन एल्काइन का भी सामान्य सूत्र था, ठीक उसी प्रकार
एल्काइल ग्रुप जो हमारे होते हैं इसका भी एक सामान्य सूत्र हमारे पास होता है, वो होता है CnH2n+1। और यहाँ पे भी n जो है वो कार्बन के परमाणुओं की संख्या है, जिसमें हम n का अलग अलग मान रख के हम यहाँ पे इन ग्रुपों को बना सकते हैं। आइए फटाफट बिना समय को बर्बाद करते, क्योंकि अब हम फॉर्मूला बनाना सीख चुके हैं। पिछली क्लासों में हमने बहुत समय दिया है इस चीज के ऊपर, तो आज हम समय ना देते हुए सीधा क्या बनाएंगे, एल्काइल समूह के कुछ सदस्यों के नाम लिखने वाले हैं उनके केमिकल फॉर्मूला के साथ। n का मान 1 रखने पर, जब n बराबर 1 होगा तो हमारे पास n का मान 1 रखिए, 1 हमें लिखना नहीं होता, 2 एकम 2 और 1 3, CH3, यानी जो एल्काइल समूह का जो पहला सदस्य आएगा वो होगा मिथाइल। और ये कब काम आएंगे, जब हमारे फंक्शनल ग्रुप बनेंगे तब, यानी जो प्रक्रियात्मक समूह बनेंगे तब। n का मान 2 रखिए, C2, 2 दूनी 4 और 1 5, C2H5। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कहाँ ये n का मान हम यहाँ रख रहे हैं, वहां से हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है। ग्रुप एल्काइल है तो इसीलिए मिथाइल हुआ, 1 कार्बन वाले को मीथेन बोलते थे, तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल हो जाएगा। 2 कार्बन वाला इथेन होता था, लेकिन यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के लिए लिख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा इथाइल। 3 कार्बन वाला, कार्बन का n का मान 3 रखिए, C3H7, ये हो जाएगा प्रोपाइल। n का वैल्यू 4 रखिए, C4H9, ब्यूटेन। लेकिन एल्काइल है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। n बराबर 5 रखिए, C5H11, क्या हो जाएगा, पेंटाइल। क्या हो जाएगा, पेन पेंटाइल। ऐसे ही जब हम कार्बन का मान 6 रखेंगे, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल। हालांकि इतना आगे तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा मिथाइल और इथाइल से ही काम चल जाना है जब हम फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से, जहाँ पे हमने कार्बन एक मिलनसार तत्व उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसमें कार्बन एक मिलनसार तत्व है, हमने डिस्कस कर लिया है। और अपनी अगली क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप पे पूरा फोकस हमारा किस पे रहेगा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जो पूरे 40 मिनट जो हमारा फोकस होगा हमारी अगली क्लास में, वो ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह, या कहीं कहीं क्रियात्मक समूह भी लिखा होता है, तो इस पे हमारा पूरा फोकस रहने वाला है। तो प्लीज जितनी भी हमारी क्लासेस है उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से ये नॉर्मल केमिस्ट्री ना होकर थोड़ी सी एडवांस केमिस्ट्री है, और जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है अगर उनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते। तो उम्मीद है आप अगली क्लास में प्रॉपर रिवीजन करके आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।